अच्छा, सबसे पहले मुझे कोई बच्चा, स्टूडेंट, कोई समराइज करे टीएस इलियट में बेटा आपने क्या पढ़ा? कहता कि पॉइंट को मुकम्मल तौर पे इन्हें ऑब्जेक्टिव होकर लिखना चाहिए, उसको सब्जेक्टिव नेक्स्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? और थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी पे उसने लिखा, ठीक है। नंबर 2, दूसरा उसने जो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट लिखा था, उसमें उसने ये लिखा था कि हम पास्ट को निगेट करके हम मतलब प्रेजेंट को नहीं लिख सकते। कि हम इसके किसी भी पोएट्री की, किसी भी राइटिंग की अहमियत का अंदाजा तब होगा जब हम उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे पास्ट के साथ। एग्जैक्टली। और इंडिविजुअल टैलेंट की उसने क्या बात की थी? ट्रेडिशन की उसने डेफिनेशन दी थी और इंडिविजुअल टैलेंट की उसने बात की थी। वही बात मलिहा की बिल्कुल ठीक है। देखिए, टीएस इलियट ने अपने ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में सबसे पहले ट्रेडिशन की डेफिनेशन दी थी और उस ट्रेडिशन के साथ उसने इंडिविजुअल टैलेंट को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया था कि हम आर्टिस्ट को उस वक्त तक वैल्यू नहीं दे सकते जब तक हम पास्टनेस ऑफ पास्ट की बात नहीं करते, यानी कि पास्ट के साथ और प्रेजेंट में उसको कंपेयर नहीं करते। और इंडिविजुअल टैलेंट ऑफ एन आर्टिस्ट ये है कि उसका विजन जो है वो इतना ब्रॉड हो कि उसको होमर से लेके जो उसका प्रेजेंट टाइम है वहां तक की तमाम जो वर्क्स हैं ऑफ आर्टिस्ट या जो पास्ट जितनी भी ट्रेडिशंस गुजर चुकी हैं उसको उनका पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज बेसिकली द थिंग जिसको हम कहते हैं नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ पास्ट बट आल्सो इट्स प्रेजेंट। ठीक है, कि उसको सिर्फ पास्टनेस ऑफ पास्ट का ना बताओ बल्कि उसको प्रेजेंट का भी बताओ। तीसरी चीज उसने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी बयान की थी। ये 3 चीजें टोटल हमने टीएस इलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में पढ़ी हैं, बस दैट्स ऑल। और थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या थी कि वो कहता है कि जो पोएट होता है, आर्टिस्ट होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को निगेट करके जो पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है एक्चुअली वो जो है बेहतरीन होता है, जस्ट लाइक जॉन कीट्स। और चौथी चीज उसने कहा था कि इसी चीज में थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में कि पोएट का जो माइंड होता है वो एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है। एक जार की उसने पहले कैटालिस्ट की एग्जांपल दी कि एक कैटालिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में, जिसमें उसने सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड का एक फार्मूला बयान किया था जिसमें सल्फर एंड ऑक्सीजन जो है वो सल्फर एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और उसके अंदर एक कैटालिस्ट ऐड होता है, यानी कि प्लेटिनम जो है वो ऐड किया जाता है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। उसके रिएक्शन में एक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि एक बहुत मतलब एक गैस, मतलब उसका रिएक्शन फास्ट हो जाता है और वो गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और सेम वे उसने जो दूसरी एग्जांपल दी वो एक जार की एग्जांपल दी। उसने कहा कि जो पोएट का माइंड होता है वो एक जार की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे आइडियाज जो है वो हैपोजिट पोजीशन में पड़े हुए होते हैं। ये पोएट या आर्टिस्ट जो है ये उसकी क्रिएटिविटी होती है कि वो इतने सारे आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है, उसको हार्मनी देके एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है, लेकिन उसके अंदर उसकी अपनी पर्सनालिटी इन्वॉल्व नहीं होती। तो चौथी चीज फिर उसने क्रिटिसिज्म पे बात की कि बेस्ट क्रिटिसिज्म करने का क्या तरीका। उसने कहा कि क्रिटिसिज्म जो है नॉट रिलेटेड टू द पोइट, लाइफ ऑफ द पोइट नहीं बल्कि पॉइंट से रिलेटेड होती है, वो बेस्ट क्रिटिसिज्म होती है। ठीक है, उसने ये बात की थी। ये 4-5 पॉइंट्स थे बेटा जो उसने टीएस इलियट में बयान किए थे। इससे आगे जो है बाकी छोटी मोटी चीजें थी जिसमें हमने डिफरेंट कोट्स पढ़ी। अब हम देखते हैं टीएस इलियट का 2019 का पेपर देखते हैं कि उसने 2019 के पेपर में क्या कहा था। ये बेटा आपको अपनी वेबसाइट शेयर कर दी है, देख लीजिएगा इसको। और इसमें ना नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स भी दिए थे। ठीक है, ये लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया था कि ये पॉइंट्स हैं जो कि आपके टोटल इन क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। ठीक है, ये कुछ टाइप की थी। सबसे पहली चीज, इफ वी अप्रोच अ पोएट विदाउट प्रेजुडिस वी शैल फाइंड दैट not only the best but the most individual part of his work may be those in which dead poet his ancestor assert their immorality most vigorously. Second step, tradition does not mean a blind adherence to the ways of past. ट्रेडिशन की कल आपको डेफिनेशन बताई थी, उसमें है कि ट्रेडिशन जो है वो एक ब्लाइंड एडहेरेंस टू द वेज ऑफ पास्ट नहीं होती। मदिया सबसे नीचे आ जाइएगा बेटा।
जहाँ पे क्वेश्चंस एंड हो रहे हैं ना 2019 के बाद, वो पॉइंट्स पर ये ट्रेडिशन कोई एडहेरेंस ऑफ पास्ट नहीं होती कि आप ब्लाइंडली पास्ट को जो है ना वो मतलब पास्ट वेज को फॉलो करना शुरू कर दें. दिस वुड बी मेयर स्लैविश इमिटेशन अ मेयर रिपीटेशन इन ट्रेडिशन. और ये जो है मेयर स्लैविश इमिटेशन है, एक मेयर रिपीटेशन इन ट्रेडिशन है. सेंस द सेंस इज टू बी डिस्करेज. अगर तो मेयर इमिटेशन हो या मेयर रिपीटेशन हो इन ट्रेडिशन, तो इस सेंस को हमेशा डिस्करेज किया जाता है. यानी कि ट्रेडिशन जो है वो जस्ट ब्लाइंड एडहेरेंस नहीं है कि आप ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू करते हैं. थर्ड चीज जो ट्रेडिशन में हमने पढ़ी, ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हार्ड लेबर. ये इनहेरिटेड नहीं होती बल्कि ये ऑब्टेन होती है. जो ट्रेडिशन फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, वो हार्ड लेबर से आप एक ट्रेडिशन को क्रिएट करते हैं. दिस लेबर इज द लेबर ऑफ नोइंग द पास्ट राइटर. और ये क्या है, ये वो लेबर है जो कि नोइंग द पास्ट लेबर है. फोर्थ पॉइंट देखिएगा, ट्रेडिशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दोज हु हैव हिस्टोरिकल सेंस. ठीक है, सिर्फ ट्रेडिशन आप उनसे हासिल कर सकते हैं जिनकी हिस्टोरिकल सेंस होती है. ही थिंक्स दैट पास्ट एग्जिस्ट्स इन प्रेजेंट. हिस्टोरिकल सेंस इज द सेंस ऑफ टाइमलेस एंड टेम्पोरल टुगेदर. ठीक है, और हिस्टोरिकल सेंस क्या है, ये सेंस ऑफ टाइमलेस एंड टेम्पोरल टुगेदर है. Historical sense makes a writer traditional. A writer who has the sense of tradition is fully conscious of his own generation, his place in the present, at same time his relationship with the writer of the past. एक writer जिसके अंदर sense of tradition होती है, वो क्या होता है, fully conscious होता है अपनी ही generation के साथ, उसका place in present at the time his relationship with the writer of the past. Point number 5 देखें, compare and contrast with his work with the work of past. एक जो आर्टिस्ट होता है उसका इंडिविजुअल टैलेंट कैसे मैयर होता है जब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं उस आर्टिस्ट के वर्क को वर्क ऑफ पास्ट के साथ. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज डायनामिक वन, static. It is constantly changing, growing and becoming different from what it is. Comparison based on facts without any discrimination, not particular age or writer. Point number 6 है, according to Eliot, knowledge does not merely mean a bookish knowledge. ठीक है, नॉलेज एक बुकिश नॉलेज नहीं होता. एक्वायरिंग नॉलेज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, हम क्या करते हैं, असल में जो नॉलेज होता है हम पर्सन टू पर्सन एक्वायर करते हैं. हम बाज़ औक़ात बच्चों से वो चीज़ सीख जाते हैं जो हमें बड़े नहीं सिखा पाते. ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा जीरो होना पड़ेगा, तभी हम सीखेंगे. फिर आप हर किसी से सीखेंगे. बच्चे ने कुछ कह दिया, बच्चे ने कुछ कर लिया, आप हर किसी से सीखेंगे. और वो कहता है कि नॉलेज डज नॉट मेरली मीन अ बुकिश नॉलेज. और नॉलेज सिर्फ डिग्री का नाम नहीं होता. तो मैं क्या कहती होती हूँ कि बेटा नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम, नॉट नॉलेज फॉर द सेक ऑफ डिग्री. ठीक है, नॉलेज शुड लीड टू द विजडम. फिर तो बेटा आपको जिंदगी में बड़ी बहारें नजर आएंगी, बड़ी ब्लेसिंग. लेकिन वो नॉलेज जो ब्लेसिंग्स की तरफ आपकी आंख नहीं खोल सका ना बेटा, वो फिर नाकिस इल्म होता है. In the end, it's duty of every poet to acquire best of his ability the knowledge of past and consciousness, though out of his career. और at the end, ये duty of every poet है कि वो acquire करे best of his ability the knowledge of past and consciousness, though throughout his career. अब बेटा ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ पॉइंट्स. और आपको एक दिन पहले एक फाइल शेयर की थी जिसके अंदर कुछ कोट्स लिखी हुई थी. अच्छा, तो ये जो हमारा जो आपको कोट्स शेयर किए हैं बेटा, उसी में से आपने उनको मोल्ड करके अपना आंसर क्रिएट करना है. यहाँ पे देखिए, एनुअल 2019 का पेपर है. अब क्लास रेडी रहिएगा, आज आप सारों का क्विज है, आंसर आपने देने हैं, मैं एंड पे आंसर करूंगी. According to Eliot, tradition is a living culture which is inherited from the past and also has an important function in forming the present. कल मैंने आपको ट्रेडिशन वाला क्वेश्चन करवाया था, क्या था बेटा? According to Eliot, tradition is a living culture. ट्रेडिशन एक ऐसा लिविंग कल्चर है जो कि इनहेरिटेड होता है फ्रॉम द पास्ट एंड आल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन फॉर्मिंग द प्रेजेंट. और उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इन फॉर्मिंग द प्रेजेंट. हाँ जी, एंसेस्टर्स को ना ब्लाइंडली फॉलो करो, बल्कि ये है कि ट्रेडिशनल में नॉवेल्टी होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है,
रिलेटेड है, उसी की मतलब लाइंस हैं जो यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन है, हमें और इन्हीं को डिस्कस करना है, मतलब इनमें ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट ही डिस्कस होगा ना। ठीक है। एंड व्हाट इज द ट्रेडिशन? ट्रेडिशन क्या होती है? ट्रेडिशन मीन्स वो जो पहले वाला जो ट्रेडिशन उसमें राइटिंग में जो कि हमारे एंसेस्टर्स का था, मतलब हर एज का ट्रेडिशन, राइटिंग ट्रेडिशन, लिटरेचर का ट्रेडिशन। हाँ जी, एनीवन क्लास ट्रेडिशन की कल जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। हाँ जी फातिमा। Assalamu alaikum. Ma'am, tradition is a part of living culture inherited from one past and functioning in the formation of present. और मैम इसमें इन्वॉल्व होती हैं, फर्स्ट जो है हिस्टोरिकल सेंस होती है। हिस्टोरिकल सेंस में परसेप्शन नॉट ओनली ऑफ द पास्ट, नॉट ऑफ द पास्ट बट आल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस। मैम मतलब कि जो प्रेजेंट की जो पास्ट को भी लेके चलना होता है, पोइट को ऐसा होना चाहिए कि जो उसको पढ़ने से हमें एंसेस्टर्स का भी पता लगे, उनकी जो फॉर्म एंड जो टर्म एंड कंडीशन थी और जो ट्रेडिशन थी उनका भी सारा पता लगे, और अपना भी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए इम्पर्सनल होके। और जी और मैम ये थ्रू आउट क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल टैलेंट इसमें नहीं पूछा मेरे ख्याल से, मैंने क्वेश्चन ट्रेडिशन ही वर्ड इसमें देखा है, तो इसमें पहले सारा ट्रेडिशन का लिखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशन की डेफिनेशन, ये वाली ट्रेडिशन इज अ पार्ट ऑफ लिविंग कल्चर इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट एंड फंक्शनिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट। एंड देन मैम थोड़ी सी इसकी वो बताएंगे इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका कि मैम इसमें जो कल आपने नोट्स दिए थे वो काफी एग्जैक्टली अच्छे और उसकी समझ लगी है, और उसकी जो करंट नोट्स की थी वो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग थ्रू आउट मुझे कोई इतनी खास उसकी पता नहीं, वो स्कैटर्ड फॉर्म में क्या है, वर्डिंग भी उसकी बहुत डिफिकल्ट है। पार्ट 2 के नोट्स जो है ना वो आपको किसी गाइड में अच्छे नहीं मिलेंगे, इसलिए खुद बनाए थे फिर बैठ के बेटा। लिटरेरी इसके तो मैं बहुत ही डिफिकल्ट है इसमें, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। लिटरेरी क्रिटिसिज्म बड़ी टफ है जी। अच्छा नॉट एक तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिशन की डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले आपने ट्रेडिशन की डेफिनेशन जो कल आपको लिखवाई है, 3 डेफिनेशंस कोई इजी वाली लिख दें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये देखें, ट्रेडिशन डज नॉट मींस मतलब ये मीन द ब्लाइंड एडहेरेंस टू द वेज ऑफ पास्ट, ठीक है। ये भी आपको कल काफी सारा जो आपको कल देखें जो नोट्स शेयर किए थे मैंने, लास्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ ट्रेडिशन का वो करवाया। उसकी रीजन ये थी कि देखिए हमने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को तो डिस्कस कर लिया, बट हमने ट्रेडिशन को डिस्कस नहीं किया था, और ट्रेडिशन पे क्वेश्चन आ जाता है। इस वजह से कल वो जो है वो मैंने सारा वो देख के और फिर आपको कल वो क्वेश्चन करवाया था। सबसे पहले बेटा आप ट्रेडिशन की डेफिनेशन लिखेंगे, जो 2 से 3 बल्कि उसने 4-5 डेफिनेशन दी हुई हैं इस ऐसे के अंदर। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडिशन होती क्या है, फिर आप उसको बताएंगे उसकी जो हिस्टोरिकल सेंस होती है ना वो एक्चुअली उसकी ट्रेडिशन होती है, ठीक है। दैट इज द हिस्टोरिकल सेंस, दैट इज नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ पास्ट बल्कि वो उसकी प्रेजेंट भी होती है। फिर आर्टिस्ट जो है उसका जो मतलब वो कहते हैं ना कि भाई नॉट ओनली कि वो उसको होमर से लेके और जो प्रेजेंट उसका है अब तक जितना भी उसका नॉलेज है या अब तक उसकी जितनी भी कॉन्शियसनेस ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है, कि उसको पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। फिर तो वो जो है आर्टिस्ट जो है वो ट्रेडिशन को भी समझ सकेगा, और इसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल सेंस, कि होमर से लेके जो है अब तक जो है उसकी जो भी कॉन्शियसनेस है, जो भी उसकी सेंस है, उसको हम प्रेजेंट वक्त तक जो है उसको जो एग्जिस्टिंग मोमेंट है वो जो है उस तक जो भी उसकी क्या कहना चाहिए सेंस है वो हम उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल सेंस। फिर इसके अंदर बेटा वो नोवेल्टी इज बेटर देन रेपुटेशन, ठीक है, नोवेल्टी इज बेटर देन रेपुटेशन, ठीक है। नोवेल्टी इज बेटर देन रेपुटेशन, ठीक है। जो पास्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है थ्रू आउट जो है सिंपली वो कर रहे हैं क्या कहते हैं रेपुटेशन कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं या इमिटेट कर रहे हैं, बल्कि ये क्या है वो कहता है ऐसी सेंस को क्या करना है, डिस्करेज करना है, रेपुटेशन को डिस्करेज करना है। फिर ऑब्टेन कैसे होती है, दिस लेबर इज, वो कहता है कि ये जो है ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है। और ये क्या होती है, ये
दिस लेबर इज द लेबर ऑफ नोइंग द पास्ट राइटिंग। ठीक है, तो ये बहुत हार्ड लेबर से अचीव होती है, ऐसे अचीव नहीं होती। तो यहाँ पे वो इस चीज की हिस्टोरिकल सेंस की बात करता है, और जो है उसकी कॉन्शियसनेस की भी बात करेंगे कि उसकी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए और उसको किस तरीके से फिर हम लेके चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब देखिए यहाँ के की पॉइंट्स चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, ट्रेडिशन इज अ लिविंग कल्चर। ठीक है, ट्रेडिशन एक लिविंग कल्चर है। पहले तो आप इस लाइन को डिफाइन करेंगे, पॉइंट नंबर 1। फिर नंबर 2 जो कि इनहेरिट होती है फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, जो कि जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल सेंस देखेंगे, ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फंक्शन इन फॉर्मिंग द प्रेजेंट, और उसमें हम कहेंगे कि जो रिपीटेशन होती है या इमिटेशन होती है उसको डिस्करेज किया जाता है, और ये सारी जो है हम उसकी ट्रेडिशन से रिलेटेड कि किस तरीके से कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है एक आर्टिस्ट के वर्क को। और फिर उसके बाद जो बेस्ट क्रिटिसिज्म होती है वो कौन सी होती है, वो पोइट की नहीं होती बल्कि किसकी होती है, पोएम की होती है, जो टेक्स्ट होता है उसकी होती है। और वो जो है बेहतरीन जो काम होता है एक आर्टिस्ट का, उसमें जो है उसकी हम थोड़ा सा मतलब जस्ट एक पैराग्राफ आप लिखिएगा वो इम्पर्सनल थ्योरी का, ज्यादा आपने उसके बारे में नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे उसने ट्रेडिशन के बारे में पूछा है। उसके बाद है डिस्कस इलियट आइडिया थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोइट्री, हाउ इट इज रिलेवेंट टू सम ऑफ द मॉडर्न पोएटिक टेक्स्ट एज दो यू हैव रीड। हाँ जी, बताइए क्लास पॉइंट्स, इलियट ने ये थ्योरी क्यों लिखी थी, पहले तो मुझे ये बता दें। क्या आइडिया आया था उसका थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन द पोएट्री, किसको निगेट किया था उसने सबसे पहले? वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री को उसने निगेट किया था। हाँ जी सैम। मैम सब्जेक्टिविटी को भी वो निगेट करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी उसने कहा था ना कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि इसके अगेंस्ट ये थ्योरी दी थी, ट्रैंक्विलिटी, उसने इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली नेगेट किया था। इसलिए वो पूछ रहा है यहाँ पे डिस्कस इलियट्स आइडिया थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। देखिए बेटे, जब भी कोई थ्योरी आती है ना वो किसी ना किसी प्रीवियस थ्योरी के रिस्पॉन्स में आती है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जी ये थ्योरी उसने क्यों लिखी है, यू शुड नो कि भाई वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएट्री जो है वो कहता था कि पोएट्री इज द टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। ठीक है, लिख लें बेटा, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की थ्योरी थी कि पोएट्री इज द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, Number 2, it is recollected in tranquility. ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ठीक है, वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री। और ये जो है जो टी.एस. इलियट है उसने इस थ्योरी को निगेट किया। वो कहता है नहीं भाई ये पोएट्री जो है ना, और टी.एस. इलियट ने इसको सबसे पहले निगेट किया। उसने कहा था पोएट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। ठीक है, इट इज नॉट रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, बल्कि क्या होती है वो कहता है ये तो भाई उसके लिए उसने इसके लिए एक तो नंबर 1 मैंने आपको बताया था, उसने कैटलिस्ट की एग्जांपल दी थी। नंबर 2 उसने जार की एग्जांपल दी थी। यहाँ पे आप कैटलिस्ट की एग्जांपल भी देंगे, जार एग्जांपल। और उसके बाद उसने पोएटिक कंसंट्रेशन की बात की थी, एंड दिस पोएटिक कंसंट्रेशन नाइदर कॉन्शियस नॉर डेलिब्रेट, इट इज पैसिव। ठीक है, वो उसने इस पोएटिक प्रोसेस में कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात की थी, जिसमें एक न्यू थिंग रिजल्ट होना था फ्रॉम कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये पोएटिक कंसंट्रेशन जो है नाइदर कॉन्शियस थी नॉर डेलिब्रेट थी। और फिर उसने कहा था कि मैच्योर आर्ट मस्ट बी इम्पर्सनल। लिख ले बेटा, कोट्स लिखें, मैच्योर आर्ट मस्ट बी इम्पर्सनल। और फिर उसने इलियट ने क्या कंक्लूड किया था, एंड पे बेटा आप कंक्लूजन लिखेंगे, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। ठीक है, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। लिख लें इसको, पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। ये आप एंड में जाके बेटा कंक्लूजन में लिखेंगे।
but an escape from emotion. It is not the expression of personality. ठीक है, जिसमें उसने कौन सी थियरी दी थी? नेगेटिव कैपेबिलिटी, but an escape from personality. और इसको हम क्या कहते हैं? ये इसकी डेफिनेशन थी और इसको हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं, कैपेबिलिटी। और इसके लिए उसने कौन से पोइट की मिसाल दी थी? जॉन कीट्स को रेफर करना है, और उसकी पोएम कौन सी थी? ऑड टू नाइटिंगेल। ठीक है, ऑड टू नाइटिंगेल की बेटा उसने मिसाल दी थी, जॉन कीट्स की दी थी, नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात की थी, पोइट का इम्पर्सनल हो जाना, और उसने कहा था कि बेस्ट क्रिटिसिज्म ये है कि हम पोइट के ऊपर फोकस नहीं करते बल्कि हम पोइट्री के ऊपर फोकस करते हैं। बेटा ये वाली कोट भी आपने लिखनी है, कल आपके आपको जो नोट शेयर किए थे उसमें था। एक और कोट यहाँ पे लिखिएगा बेटा, पोइट्री इज ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पिरेशन। वो जो पोइटिक जार की बात करता है ना कि भाई जार के अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और पोइट जो है ये उसकी पोइटिक कंसंट्रेशन है जो इन सारे एक्सपीरियंसेस और आइडियाज को ऑर्गेनाइज करता है। तो पोइट्री इज ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पिरेशन। पोइट्री इज ऑर्गेनाइजेशन rather than inspiration। ठीक हो गया? तो यहाँ पे जाके हम उसके इम्पर्सनल इमोशंस की बात करते हैं, हम उसकी सब्जेक्टिविटी की बात नहीं करते। फिर वो जो है इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो कहता है ये दो चीजें हैं, फीलिंग्स और चीज होती हैं, इमोशंस और चीज होते हैं। और फिर वो कहता है द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates। जितना आर्टिस्ट जो है वो परफेक्ट होगा वो उतना ही सेपरेट होता है। in him will be the man, वो मतलब वो उस मैन से सेपरेट होता है who suffers and mind which creates। एक ऐसा मैन जो कि सफर करता है उस और एक ऐसा इंसान जिसका माइंड वो पोइट्री लिखता है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। जस्ट लाइक जॉन कीट्स। ठीक है, उसने जॉन कीट्स को इसमें बहुत ज्यादा जो है वो बात की थी। बस ये पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब ये देखें बेटा ये दो तीन ही चीजें हैं जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस बन के आए हैं। उसके बाद है फॉर टी.एस. इलियट व्हाट इज द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन, व्हाई इट इज यूजफुल। ठीक है, ये हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। फिर वो कहता है इट इज नॉट द ग्रेटनेस द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन द कंपोनेंट्स बट द इंटेंसिटी ऑफ आर्टिस्टिक प्रोसेस द प्रेशर सो टू स्पीक अंडर विद द फ्यूजन्स टेक प्लेस दैट काउंट। वो कहता है यहाँ पे कि इट इज नॉट द ग्रेटनेस, ये मतलब ये कोई ग्रेटनेस नहीं है बल्कि कि इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस हो या कंपोनेंट्स हो। ठीक है, कि इमोशंस जो हैं वो उनकी इंटेंसिटी हो या कंपोनेंट्स हो, वो इसको ग्रेटनेस नहीं कहता बल्कि वो कहता है जो ग्रेटनेस है वो किस चीज में लाई करती है? इंटेंसिटी ऑफ आर्टिस्टिक प्रोसेस में लाई करती है। और किस में लाई करती है? वो प्रेशर सो टू स्पीक अंडर विच द फ्यूजन टेक्स प्लेस दैट काउंट। वो प्रेशर, फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, अब ये आपके ऊपर प्रेशर, आपने 3 घंटे के अंदर जो है वो आपके दिमाग जो है उस वक्त एक जार की तरह काम कर रहा होता है जिसके अंदर हैप्पीजर्ड आइडियाज होते हैं, हैप्पीजर्ड नॉलेज होता है। और चले क्रिटिसिज्म का ही पेपर आ गया, अब आपके दिमाग में टी.एस. इलियट पेपर से एक दिन पहले लगता है ना सब कुछ मिक्सअप हो गया, सब कुछ मिक्सअप हो गया। लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है वो 3 घंटे का, उस वक्त सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। आता कि नहीं आता? वो यही बात करता है। वो कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ आर्टिस्टिक प्रोसेस ये ग्रेटनेस है कि उस इंटेंसिटी की वजह से वो जो प्रेशर आता है इंसान के माइंड के ऊपर, सो टू स्पीक अंडर विच फ्यूजन टेक प्लेस, जिसके अंदर वो फ्यूजन होती है और वो काउंट करती है। इसके अंदर थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी जो है वो आपने बताना है कि किस तरीके से जो वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस को निगेट करता है और इंटेंसिटी ऑफ आर्टिस्टिक प्रोसेस जो है द प्रेशर सो टू स्पीक, यानी कि जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर वो कितना ज्यादा फोकस करता है
rather than intensity of emotions। वो intensity of emotions को negate करता है टीएस इलियट। इसमें आप बताएंगे कि उसने भाई negate किया, उसने कहा कि वो कहता है कि poetry is not the turning loose of emotion, ठीक है, और नॉट इट इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये सेम ये जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप एग्जांपल ये वाली आपने डेफिनेशन मस्ट लिखनी है। पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन ऑफ इलियट है। ये इलियट ने ही बताई थी पोएट्री की डेफिनेशन, और ये ऑपोजिट थी, उसने निगेट किया था वर्ड्सवर्थ के कॉन्सेप्ट को। तो वो उन इमोशंस को जो है वो निगेट करता है, और वो किसको हाईलाइट ज्यादा करता है, वो उस फ्यूजन को जो माइंड के अंदर पोएट के पैदा होती है, वो उस फ्यूजन को अप्रिशिएट करता है, उसके ऊपर वो एम्फेसिस करता है। उसके बाद जो है बाकी बेटा पॉइंट्स इसमें एम्फेसिस में आप वही चीजें जो अभी आपको इम्पर्सनल थ्योरी में मैंने आपको सारी वो बताई है। जार की एग्जांपल देंगे, मैच्योर आर्ट मस्ट बी इम्पर्सनल। फिर इसी तरह से ये देखे पोएट्री इज ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पिरेशन। इस तरह की बेटा छोटी छोटी कोट्स आपके करंट नोट्स में भी हैं, कल आपको जो नोट शेयर किए हैं उसके अंदर भी हैं। ये सारी चीजें आपने एक पॉइंट एक पेपर के ऊपर लिखना है, आपने दीवार पे चिपकाना, ठीक है। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट वे टू क्रैम द कोर्स। उसके बाद जी यहाँ पे देखें, क्रिटिकली एनालाइज इलियट थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी।